राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली को बधाई दी, जिन्हें रविवार को चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य में मई से बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण 10 गैंडों सहित लगभग 200 जंगली जानवर मारे गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया है और इस सप्ताह तटीय केरल, कर्नाटक और कोंकण गोवा की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 5 महीने जेल में बिताने और जेल से रिहा होने तथा फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को झटका दिया है। कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल के 8 किलोग्राम वजन कम होने को लेकर आप सरकार के मंत्री सांसद लगातार निशाना साध रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के खाली 6 पदों पर भाजपा के 5 और सपा के 1 प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया। दिल्ली भाजपा ने राजधानी में बिजली महंगी होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम दिल्ली के हर इलाके में जहां भी इन बिजली कंपनियों के कार्यालय हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 स्थित कैफे यंग में रविवार रात 11:41 पर अचानक आग लग गई। हादसे के समय वहां कई लोग मौजूद थे। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक युवक ने मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत रखनी होगी और पीएम मोदी ने एनईपी लाकर दूरदर्शिता दिखाई है, जो अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करती है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहाँ पर हो रहा है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। राजधानी दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसों की परिचालन की तैयारी शुरू कर दी है। ये बसें सरकार की मौजूदा डीटीसी की सामान्य बसों से छोटी हैं। 9 मीटर वाली ये बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित हैं। दिल्ली में मोहल्ला बसों के परिचालन को लेकर आप नेता और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगस्त से 25 रूट पर ये बसें चलेंगी। डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 152 रूट प्रस्तावित किए हैं। ये रूट मेट्रो स्टेशन के आसपास 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहल्ला बस के रिगार्डिंग है और मेरे ख्याल से सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था। सोशल मीडिया में भी मुझे काफ़ी अलग अलग माध्यम से ये सवाल पूछे जाते थे कि मोहल्ला बस कब आएगी भी या नहीं। इस तरह के सवाल काफ़ी मिले, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि दिल्ली के हर कोने में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, स्पेशली दोज एरियाज़ जहां पर हमारी 12 मीटर की जो बड़ी बसें हैं वो नहीं जा पाती,
वो तमाम कॉलोनियाँ, वो तमाम गांव के इलाके जहां पर हमारी बड़ी वाली बसें जो हैं वो नहीं पहुंच पाती, चाहे वो रोड की विड्थ कम होने के कारण या कुछ और जो इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट है। तो वहाँ पर आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हमने रूट रैशनलाइजेशन का स्टडी एक किया था तो उसमें तमाम वो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए और बड़ा साइंटिफिकली हमने वो स्टडी किया कि यहाँ पर अगर हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है तो वो कैसे प्रोवाइड करें। तो वहाँ से ये आइडिया फिर ओरिजिनेट हुआ कि छोटी बसें दिल्ली सरकार लेके आएगी और तब से लगातार हम इस पे काम कर रहे थे। तो 2080 9 मीटर की जो हम मोहल्ला बसें हम जिस नाम से पुकार रहे हैं उनके वर्क ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए थे। उसके साथ साथ जो उनके रूट्स हैं उस पर लगातार हमारी प्लानिंग चलती रही। एक और हमें जो चैलेंज बीच में मिला कि उनके लिए डिपोज जो हैं वो हमें अलग से आइडेंटिफाई करने पड़े। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली इज़ इन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम CNG टू इलेक्ट्रिक बसेस। और अगेन जो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन था कि हमारा पूरा जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। और एक एक कदम करके हम वो अपना जो हमारा विजन है और जो सपना है उसको हम बिल्कुल अचीव कर रहे हैं। ये जो डिपोज हैं ये डेडिकेटेड होंगे 9 मीटर मोहल्ला बस के लिए ही, और ये सिर्फ यही बसें इन डिपोज में रहेंगी। तो हमने हर एक एरिया को वी हैव ट्राई टू एड्रेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में गाज़ीपुर डिपो है, आगे हमने उसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है। ईस्ट विनोदनगर उसके बाद है, तो ये ईस्ट के डिपोज हो गए। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो द्वारका मेन, द्वारका सेक्टर 2, केशवपुर, पीरागढ़ी, शादीपुर और द्वारका सेक्टर 9। उसके बाद अगर आप साउथ की बात करें तो कुशक नाला, अंबेडकर नगर। और नॉर्थ जोन की अगर बात करें तो मुंडका, नांगलोई, एक और नांगलोई में है, रिठाला, कोहाट एनक्लेव और नरेला क्लस्टर। तो इन सब की अगर हम अगर टोटल करेंगे बाद में तो ये लगभग 2000 के आसपास हमारी कैपेसिटी हो जाती है। 2000 जो बसें हम बात कर रहे हैं ये 1000 बसें लगभग DTC में और 1000 बसें अंडर डिम्स के ऑपरेशन में रहेंगी। तो फिलहाल जो भी फॉर्मेलिटीज़ और जो भी प्रोसेस था मोहल्ला बस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हो रही है तो इसीलिए उसका पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत लंबा था और कहीं ना कहीं उसी के कारण जो थोड़ी देरी हुई है। तो दोनों तीनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हमें ये सूचना मिली है कि उनका जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है वो उनको मिल गया है और इसलिए अब उन्होंने हमें ये बस ऑफ़र की है। और इसका 1 हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रायल करेगा और उसके जो भी फीडबैक होंगे, जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो भी रूट्स होंगे। अच्छा, रूट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ये रूट्स पहली बार इस प्रकार से बन रहे हैं तो हमें उसमें काफ़ी बार उसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है। ये जो मोहल्ला बसें हैं ये लंबे रूट्स नहीं होंगे इनके, जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। जो मेन पैरामीटर्स हैं रूट डिसाइड करने के और रूट फाइनल करने के वो 3-4 रहेंगे। वन इज़ कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो 12 मीटर बसों से सर्व नहीं हो रहे, मतलब कि फ़िलहाल हमारी DTC या डिम्स की बसें कहाँ नहीं जा पा रही। सेकंड, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट बस टर्मिनल हैं, कौन से इम्पोर्टेंट बस स्टॉप्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशंस हैं, कौन से इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई इम्पोर्टेंट कोई बिजनेस सेंटर है, ताकि हम उन एरियाज को कनेक्ट कर पाएं। उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान खेड़ा ने कहा कि ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुआ है वह महत्वपूर्ण चुनाव था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस बद्रीनाथ और मैंगलोर की दोनों सीटों पर विजयी हुई है।
खेड़ा ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए उत्तराखंड के सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया। उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था। अब 1 महीना हो गया, फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली हैं। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहाँ के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की, और ये नतीजे आपके सामने हैं। जनता जीतने वाले को भी संदेश देती है, जनता हारने वाले को भी संदेश देती है। अब आपके ऊपर है कि आप वो संदेश स्वीकारते हैं विनम्रता से या नहीं स्वीकारते। हमने 2014 का संदेश भी स्वीकारा, 2019 का भी स्वीकारा, 2024 का भी स्वीकारा। ये उपचुनावों का भी हम संदेश स्वीकार रहे हैं, उससे सीख ले रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर में आयोजित होने वाली है। वहीं ग्वालियर, दमोह, सागर, रीवा में भी आयोजन होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35 से ज्यादा कंपनी के निवेशकों और प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, जिनमें निवेशकों के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक महत्व की आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें खासकर 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है, और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं,
जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है, तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे, और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस, प्रणव रानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहां घोषणा की थी, जेके सीमेंट, ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे, दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है, उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था, और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ, और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है, तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे, जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूंगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये एच.के. अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके एमडी और सीईओ ये सारे लोग आए थे, जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के अलग अलग एमडी से, सीएमडी से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात यह हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। बिजली के बिलों में वृद्धि के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद, विधायक, महिला कार्यकर्ता व क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिजली खरीद समायोजन शुल्क में वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। सचदेवा ने दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों पर पीपीएसी और पेंशन अधिभार के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। पीपीएसी अवैध है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के हित में तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार पीपीएसी में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं ले लेती। दिल्ली की जनता त्रस्त है। बिजली के बिल, हर वो ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल पे कर रहा है, मैं पूरी दिल्ली की जनता से कह रहा हूँ, हर वो ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल भर रहा है वो 50% से ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों की जेब में डाल। अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों की साठगांठ
उनके भ्रष्टाचार का ये जीता जागता उदाहरण है पीपीएसी सरकार। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, आज पूरी दिल्ली में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीपीएसी सरकार है इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सरचार्ज है क्या। पीपीएसी सरचार्ज है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। ये कब लगाया गया? पहली बार जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, पर यूनिट पैसे नहीं बढ़ाने थे तो 1.5% ये पीपीएसी लगाया गया और दावा ये किया गया कि ये पीपीएसी इसलिए लगाया जा रहा है कि गर्मियों में हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, पीक आवर्स होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है, तो सिर्फ उस गर्मियों के महीनों में ये लगाया जाए, मतलब अप्रैल, मई, जून या जुलाई। लेकिन 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और अगस्त 2015 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, उस समय हमारे ऊर्जा मंत्री थे माननीय श्री पीयूष गोयल। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके मिला, हमने उनको वो बिल दिखाए और कहा ये पीपीएसी जो 1.5% लग रहा है ये सीधा सीधा चोरी है, इसको हटाया जाए। और मैं बधाई देता हूं केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को, पीयूष गोयल जी को। उस समय उस पूरे अवधि में 2014 से सितंबर 2015 तक वो पीपीएसी बिजली के बिल में 0 कर दिया गया था, 1 पैसा नहीं लगता। मतलब बिजली तो तब भी आती थी, बिजली तब भी मिलती थी, 0% था। 2015 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और ये 1.5% से पीपीएसी बढ़ाते हैं और आज बढ़ाते 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 उसको 37.75% तक ले गए हैं। 8.75% की अनुमति और दे दी है, तो मान के चलिए कि 46-47% पीपीएसी आपके बिलों पे लग रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ पीपीएसी तब लगना है जब महंगी बिजली खरीदने की जरूरत हो, उन 2 या 3 महीनों में। लेकिन आप अपना बिल उठा के देख लिए, ये 45%, 40% पीपीएसी 12 महीने आपके बिल में आता। तो ये डाका नहीं, ये चोरी नहीं तो और क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल उस पीपीएसी को 0 कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो मुझे पीपीएसी 0 क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब तुम्हें दिल्ली की जनता को देना होगा। तुम तो वादा करके आए थे कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन हर वो ईमानदार आदमी जो बिजली का बिल भर रहा है वो 45-40% तो ये दे ही रहा है। उसके साथ साथ उस बिल पर देखेंगे लिखा है पेंशन चार्ज। पेंशन किसकी? आपके माता पिता की नहीं, आपकी नहीं। बिजली कंपनी में जो आदमी काम कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह देने की ड्यूटी बिजली कंपनियों की है, उनकी पेंशन भी आपके बिल के माध्यम से ली जाती है। वो नौकरी बिजली कंपनियों की कर रहे हैं, उनको तनख्वाह देना बिजली कंपनी का काम है, उनको पेंशन देना बिजली कंपनी का काम है। उसका पेंशन का पैसा हमारी जेब से क्यों जाए? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। अब आ जाओ लोड चार्जेस पर। लोड चार्जेस, आपके घर पे सेंट्रल लोड अगर 3 किलोवाट है, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, उसी दिन बिजली की खपत ज्यादा हो गई और वो लोड चार्जेस 3 किलो से बढ़कर 4-4.5 किलो हो गया, तो ये सीधा बिल में 5 किलोवाट का चार्जेस लगा देंगे और हर महीने आप 5 किलोवाट देते रहिए, चाहे उसके बाद आप 3 किलो से कम कर रहे हैं, ये उसको वापस 3 किलो पे नहीं लाते। आपने एक बार लोड सैंक्शन कर दिया, हमसे पैसे ले लिए, तो फिर हर महीने उसका किराया, उसका जवाब दे दो। आप बिजली फ्री नहीं दे रहे हो, आप दिल्ली वालों की जेबों पर डाका डाल रहे हो। आप पीपीएसी, पेंशन चार्ज, लोड सरचार्ज के नाम पे दिल्ली को लूट रहे हो और इस लूट को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा, घर घर जाएगा और जब तक ये पीपीएसी चार्जेस वापस नहीं होते, हम ये आंदोलन दिल्ली के हर गली मोहल्ले तक लेकर जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
एवं